तो बच्चों आज हम चैप्टर 1 को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस और रिलेशन बिटवीन दैम, तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो आपको कल पढ़ा था मोबिलिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में आपको बोला था। और ओम्स लॉ है उसको हमने आपको समझाया था। और जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक कंडक्टर के पास बांधा है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन है, बीच में रुकावट है, जो किसके द्वारा तैयार की जाएगी? उस कंडक्टर के द्वारा, जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करोगा। ठीक है, तो बच्चों जैसे हम एक वायर लेते हैं, ये हमारे पास एक वायर है डायरेक्ट, और इसके बीच में हमने क्या लगा दिया? एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, इसके बीच में हमने एक कनेक्शन दे दिया और किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट से हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या है? ये इसके रास्ते में जैसे करंट पास करना था, इस यानी इस वायर के अंदर से करंट है वो पास कर रहा है, तो इसके बीच में जो अब रुकावट आ गई, अब करंट को इसके अंदर भी प्रवेश करना पड़ेगा, इस रास्ते में प्रवेश करना पड़ेगा, तो ये क्या है? इसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। तो इनको ये अब ये किसका काम करेगा? ये बल्ब आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये फ़ैन लगा है तो मतलब ये भी किसका काम करेगा? रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये है रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है? एक ऑब्स्ट्रक्शन है जो पोजेस की जाएगी कंडक्टर के द्वारा। ठीक है, तो ये कंडक्टर है, इनके द्वारा तो जब फ्लो कर होगा इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, यानी ये तो हमने इसको बोला। तो आपने पता है बच्चों V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो वहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो R आता है, जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, और ये कांस्टेंट हमारा रेजिस्टेंस। ऐसा ही यूनिट है बच्चों इसकी ओम, इसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। और डायमेंशन है वो कल हमने इसकी बताई थी आपसे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन है वो आप लिख लो। ठीक है, और उसके बाद जो करंट की है वो आप यहाँ से लिख लो, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, यानी पोटेंशियल डिफरेंस में हमने आपको बोला था कि वर्क डन अपॉन चार्ज, और यहाँ से इसकी यूनिट है करंट है ये एम्पियर। तो वर्क डन अपॉन चार्ज की जो बात हम करें mL² T-2। अब चार्ज की कितनी है बच्चों? AT है ना, और यहाँ से A। अब क्या है यहाँ पर आपकी बात, जैसे ही ये A ऊपर जाएगा तो A की -2 पावर होगी। अब यहाँ से आपके पास कितनी वैल्यू बची? अब आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपके पास डायमेंशन फार्मूला वो ये होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ऑफ नहीं है बच्चों, यहाँ पर और है, या आप इसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोलो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलो। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड अपॉन द फ्लोइंग फैक्टर। आपने देखा कि बच्चों जो रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर को किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? उसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो मतलब जितनी लंबी हम वायर लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे बच्चों आप प्राय देखते हो कि आपने जो लाइट है आपके घर से और आपके पोल है, मतलब आपके ये जो पोल से हम मान लें कि आपके घर से जो पोल है वो 1 किलोमीटर दूरी पर है, तो आपके घर जो लाइट पहुंचेगी वो कैसी पहुंचेगी बच्चों? थोड़ी डीम पहुंचेगी। ठीक है, और एक जो घर है जो पोल के नज़दीक है, तो वहाँ पर लाइट क्या है? कम्प्लीटली यानी पूरी तरीके से अच्छी तरीके से वहाँ पर आ रही है। तो इस तरीके से इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि बच्चों वहाँ पर लेंथ है वो ज़्यादा होगी, और लेंथ ज़्यादा होने का मतलब है वहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसका ज़्यादा हुआ। उसके कारण ये है बच्चों की जो हीटिंग इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, तो हीटिंग इफ़ेक्ट होगा तो उसके कारण है जो चार्ज की मात्रा है वो क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी, इसीलिए करंट की वैल्यू वो कम पहुँचेगी।
तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे एरिया क्रॉस सेक्शन यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ से हम थिक वायर ले लें और एक थिन वायर ले लें, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो थिक वायर होगी वहाँ पर उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और जो थिन वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। तो अब इन दोनों को फ्रॉम 1 और 2 से, तो 1 और 2 से रेजिस्टेंस इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हुआ, L/A। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है A के। तो यहाँ से कि जो हमने थिक वायर ली थी, तो थिक वायर का मतलब इसका रेजिस्टेंस कम है ना, और इसका रेजिस्टेंस जो थिन वायर है इसका क्या है, ज़्यादा है। तो इसीलिए तो हम जो बारीक तार लेते हैं उसका हैवी लोड के लिए इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि बच्चों वो क्या हो जाती है, यानी शॉर्ट सर्किट हो जाती है और जल जाती है, यानी ब्रेक हो जाती है। तो इस तरीके से, क्योंकि वो इतना ज़्यादा लोड सहन नहीं कर पाती है। और जो मोटी वायर है, ठीक है, तो वो उसके लिए उपयोग में लाई जाती है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है। अब रेजिस्टिविटी की बात करें तो यहाँ से रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी कब आई, जब हमने इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, तो ये क्या है, रो, ठीक है। तो अब इसका ही नाम क्या हुआ, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी व्हेन ए रो इज़ कांस्टेंट, यहाँ पर वेहर लिखना है बच्चों, यहाँ पर वेहर रो इज़ कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनलिटी इज़ नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, यानी यही टॉपिक है बच्चों। इसके अंदर रो को हम क्या बोले हैं, रेजिस्टिविटी, यानी ये कांस्टेंट है, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोले ऑफ द मटेरियल, किसी मटेरियल की है जो कंडक्टर, जिसका कंडक्टर बना हुआ है, ठीक है। तो रो की बात करें तो R/A/L, तो यहाँ से इसका फार्मूला हुआ। तो अब बच्चों हम रेजिस्टिविटी की अलग से बात करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कैसे क्रिएट हुई, कैसे इसका फार्मूला बना, वो हमने यहाँ से बताया। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ कंडक्टर इज़ डिफाइंड, मतलब कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टर की हमने परिभाषित करनी है। तो जैसे कि रेजिस्टेंस यूनिट लेंथ, समझो कि जो रेजिस्टेंस है ऑफ ए यूनिट लेंथ विद यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। यहाँ से बच्चों आपसे ये बात कह रहा है कि रेजिस्टिविटी क्या है, एज रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस है कब, उस कंडक्टर की जिसकी लेंथ कितनी है, यूनिट, और एरिया भी कितना, यूनिट, ठीक है। तो ये एरिया भी यूनिट है, लेंथ भी एक है। तो अब यहाँ से क्या हुआ, रेजिस्टिविटी किसके बराबर हुई, रेजिस्टेंस के। तो यही तो डेफिनेशन है, डिफाइंड एज रेजिस्टेंस, यानी जैसे कि रेजिस्टेंस है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस है। कब है, जब यूनिट लेंथ लेंगे हम और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे, है ना। तो इसी तरीके से हम यदि किसी भी वायर की जिसकी लेंथ की बात हम यूनिट ले और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट ले, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बन जाता है। तो यूनिट क्या है उसकी, ओम मीटर, तो इसकी यूनिट है ओम मीटर। वो आपने बच्चों यहाँ से पता है, आर की क्या है यूनिट, ओम, और एरिया की क्या है, मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है, एल, यानी मीटर। अब यहाँ से मीटर से कैंसिल कर दो, ओम मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हुई, ओम मीटर। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या है, तो एक जो मीटर है वो बच्चों इसके अंदर फालतू है, ठीक है नहीं, क्योंकि बाकी तो सेम है, बाकी तो ओम यानी रेजिस्टेंस ही है, और रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला हमने यहाँ पर ड्राइव किया है। तो इसके अंदर क्या एक्स्ट्रा है, एक लेंथ एक्स्ट्रा है, तो एल कितना हो जाएगा, 3, बाकी सेम है। तो बाकी क्या है, सेम है, ml क्यूब t-क्यूब a-स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से अब जो ये फार्मूला है वो कहाँ से आया, कल हमने आपको जब डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ पढ़ाई थी, और तब हमने आपको बोला था कि ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है नहीं। तो इसीलिए वहाँ से हमने इस फार्मूले को ड्राइव किया था, m/n e² टॉर्क। अब यहाँ पर
इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि रेजिस्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है और किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। देखो रेजिस्टिविटी के अंदर क्या है, एरिया की कोई बात नहीं है, लेंथ की कोई बात नहीं है। तो मतलब आप यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से रेजिस्टिविटी के फार्मूले में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे सर इसके अंदर एरिया भी है और इसके अंदर क्या भी है, लेंथ भी है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि रेजिस्टिविटी कब क्रिएट होती है, जब उस कंडक्टर की लेंथ कितनी होती है, यूनिट, यानी एरिया की बात करें वो भी कितनी है, यूनिट। तो लेंथ और एरिया दोनों ही कितने हैं, 1 है। तो इसका मतलब एरिया और लेंथ की तो हमने यहाँ पर इसकी डिपेंड होने की बात कर ही नहीं सकते करते, क्योंकि रेजिस्टिविटी तभी बनेगी जब यूनिट होना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो यहाँ से ना तो एरिया पे डिपेंड करिए और ना ही लेंथ पे। ये बच्चों आपने बात ध्यान से समझनी है, क्योंकि 10th क्लास के अंदर भी ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते थे कि एक वायर है, उसकी लेंथ हमने 2 गुना कर दी, एरिया क्रॉस सेक्शन आप कर दिया, तो भाई उसकी रेजिस्टिविटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो बच्चों कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी है वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है, ना तो एरिया पे डिपेंड करती है और ना ही लेंथ पे डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए सिल्वर इज़ मिनिमम। तो रेजिस्टिविटी मिनिमम किसके लिए है, सिल्वर के लिए, और मैक्सिमम किसके लिए है, फ्यूज क्वार्ट्ज के लिए। तो ये आपने याद रखना है, मैक्सिमम वैल्यू है इसकी फ्यूज क्वार्ट्ज के लिए और मिनिमम वैल्यू है सिल्वर के लिए। अब डिपेंड किस पे करते हैं, नंबर 1 टेम्परेचर पर, नंबर 2 नेचुरल मटेरियल पर। आप बोलोगे कैसे जी, तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम की हमने आपको बताई थी कि क्या डेफिनेशन है रिलैक्सेशन टाइम की, ठीक है। तो रिलैक्सेशन टाइम हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यदि हमने टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि वे जो इलेक्ट्रॉन है वह मूव करने शुरू कर देंगे फास्टली, ठीक है। तो इसीलिए रिलैक्सेशन टाइम वो कम हो जाएगा। तो यहाँ से नेचुरल मटेरियल पर, तो नेचुरल मटेरियल जैसे सिल्वर के लिए क्या है, मिनिमम है, और फ्यूज क्वार्ट्ज के लिए क्या है, मैक्सिमम है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। तो अब बच्चों मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि मेटल के लिए रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ या डिक्रीज होगा। तो आप सोचो क्या होगा, मेटल के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ क्या होगी। तो यहाँ पर बच्चों इंक्रीज होगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है विद टेम्परेचर के साथ, किसकी, मेटल की, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी विद इम्प्योरिटी और मैकेनिकल स्ट्रेस के साथ। तो यहाँ से आपने 2 बात पढ़ी कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, नेचुरल मटेरियल पे डिपेंड करती है, कौन, रेजिस्टिविटी। अब हम कंडक्टिविटी के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो कंडक्टिविटी क्या है, तो यहाँ से बच्चों कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी। मतलब कि रेजिस्टिविटी, ठीक है, उसको अपॉन में कर दो तो आपकी क्या बन जाएगी, कंडक्टिविटी। तो रेसिप्रोकल किसका, रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी का, कौन है, कंडक्टिविटी। इसको किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, सिग्मा से, ठीक। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मो, यानी बच्चों ओम की उल्टा है, उसको हम बोल रहे हैं मो, MHO, यानी यहाँ से सेम है, इसको उल्टा करना शुरू कर दो, MHO, ठीक है। तो अब मीटर, इसकी यूनिट क्या थी रेजिस्टिविटी की, ओम मीटर थी, है ना। तो मीटर का उल्टा क्या होगा, पर मीटर, ठीक। और ओम का उल्टा क्या होगा, यहाँ से हमने लेटर को रिवर्स करना है, MHO, ठीक। तो इस तरीके से आपने याद रखना है इसको। डायमेंशन की बात करें तो बच्चों रेजिस्टिविटी की डायमेंशन थी वो क्या थी, ML³ T-3 A-2, यानी जहाँ पर आपके ये माइनस के थे अब यहाँ पर प्लस के हो जाएंगे, और ये प्लस के थे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, माइनस के। ये रेजिस्टिविटी के लिए थी, कंडक्टिविटी इसका उल्टा, यानी जो माइनस थे वह प्लस के हो जाएंगे, जो प्लस के थे वह माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब कंडक्टेंस की बात करते हैं, इसको डिनोट करेंगे हम C से ही।
कंडक्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन ओ, ये है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी क्या है? रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी की। कंडक्टेंस किसका है? रेजिस्टेंस का। तो सी का फार्मूला 1/r, आर की यूनिट क्या है? ओम। तो ओम का उल्टा क्या होता है? MHO। ठीक है, तो यहाँ से हमने बोल दिया, या इसको अब क्या बोल लो? मो, या इसको इस चीज़ से डिनोट कर लो। और इसको हम क्या भी बोलते हैं? सीमर। अब डायमेंशन फार्मूले की बात करें तो डायमेंशन फार्मूला है जो आपने रेजिस्टेंस का निकाला है। ठीक है, तो उसका रिवर्स कर दो, डायमेंशन फार्मूला इसका भी आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी, ठीक, और E के बीच में। तो यहाँ से आपने बच्चों पता है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ये हमने कर लिया है। और भी कल की जो हमने लेक्चर पढ़ाया था उसके अंदर हमने ये रिलेशन किया था NEAVD। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने इसकी वैल्यू को पढ़ा था E/τ/m। तो यहाँ से E और E का क्या हुआ? स्केयर हुआ, बाकी सेम है इनकी वैल्यू। अब देखो ये A था, मैं इसको इस साइड लेके गया तो I/A हुआ, तो यहाँ पर बचा NE² E/τ/m। अब आपने 1 2 3 4 इन 4 का देखना है। ये किसके फार्मूले में आता है? रेजिस्टिविटी के, मो। तो इसका फार्मूला ये होता है, तो यहाँ पर क्या है? रिवर्स, तो यानी 1/μ। तो यहाँ पर 1/ρ की हम बात करेंगे, तो ये इसको हम बोलते हैं डेंसिटी। करंट पर यूनिट एरिया का मतलब है करंट डेंसिटी। J तो I यानी 1/ρ इंटू E। अब 1/ρ की बात करें तो बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं? अभी हमने पढ़ाई थी नहीं, तो ये क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी, और उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये हमारा रिलेशन है जो हमने निकालना था। बहुत ही आसान रिलेशन है। आपने किससे शुरू करना है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। आपने फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को रखना है, उसके बाद आपने करंट पर यूनिट एरिया, तो करंट डेंसिटी होगी आपके पास। तो यहाँ पर आप कंडक्टिविटी का फार्मूला याद करो। कंडक्टिविटी का रिवर्स क्या होता है? कंडक्टिविटी नहीं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रिवर्स होता है कंडक्टिविटी। तो इस तरीके से हमारे पास रिलेशन है वो फाइंड आउट हुआ। नॉन होमिक डिवाइसेस, तो नॉन होमिक डिवाइसेस क्या है? दोज डिवाइसेस विच डो नॉट ओबे ओम्स लॉ, यानी ऐसी डिवाइस ऐसी जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन होमिक डिवाइसेस। ठीक है, तो ये है हमारे पास नॉन होमिक डिवाइसेस। तो एग्जांपल है वैक्यूम ट्यूब, सेमीकंडक्टर, डायोड्स, ठीक है, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, ट्रांजिस्टर एट्सेट्रा। ये हमारे कुछ एग्जांपल है नॉन होमिक डिवाइस के। और जो V और I का जो रिलेशन है यहाँ पर ग्राफिकली वो नॉन लीनियर होगा, लीनियर नहीं होगा, क्योंकि लीनियर किसका है? ओम्स लॉ का। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ के अनुसार ये होना चाहिए था, लेकिन इसका ग्राफ क्या है? ये है। तो यहाँ पर ये क्या है? नॉन लीनियर। तो ये ग्राफ है बच्चों नॉन होमिक के लिए। ठीक है, अब आपको हम कुछ बेसिक जानकारी वो देंगे। तो इंसुलेटर क्या है बच्चों? इंसुलेटर आप इनको अपने नोट भी कर लेना कॉपी में। इंसुलेटर दीज आर दोज मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़ वेरी वेरी स्मॉल, मतलब जिसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? बहुत कम। इंसुलेटर आर दोज मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़ आइदर वेरी वेरी स्मॉल या नील, या तो ना ही है या होगी तो बहुत कम होगी। एग्जाम्पल इसके है ग्लास, रबड़, वुड। ग्लास, रबड़, वुड। ठीक है, तो ये थी बच्चों इंसुलेटर की बात हमारी। सेकंड कंडक्टर, तो कंडक्टर जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी? इज़ वेरी हाई। और इसके एग्जांपल है हमारे कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, टंगस्टन।
यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी होगी, बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद है हमारी सेमीकंडक्टर, तो जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, इन तीनों के बीच की होगी। तो फर्स्ट हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या है, जो कंडक्टिविटी है वो नील या तो नहीं होगी या वेरी वेरी स्मॉल। सेकंड है हमारे पास कंडक्टर। कंडक्टर में कंडक्टिविटी क्या होगी, इज़ वेरी हाई, तो यहाँ पर कंडक्टिविटी है वो हाई होगी। थर्ड है हमारे पास सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में क्या होगा, सेमीकंडक्टर में लाई करेगी विटामिन, इंसुलेटर एंड कंडक्टर, तो इनके बीच में बच्चों आपकी लाई करेगी। ठीक है, तो तीनों ही पॉइंट हमने ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी के ऊपर पढ़े। ठीक है, अब टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे इनका। फॉर मेटल के लिए रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। रेजिस्टेंस है किसी मेटल का बढ़ता है जैसे टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस।